Vajiraman Ravi has been still there even during my mains preparation, during both my attempts 2023-24. I started my preparation in 2018 here as a foundation batch student, and finally I'm again back here 6 years later. The life has come full circle finally. I post-graduated actually in year 2018. After that I came to Vajiraman Ravi, as the name has always been there, where I was completely clueless कि क्या करना है क्या नहीं. And that year I think ये join किया test series मैंने, and we had those regular feedback sessions. GS we had GS. I was enrolled for the GS thing. I had that regular feedback session after every copy that was checked. We had those mentoring sessions going on. So उससे पता चलता था what is wrong, where I should add on, what is the changes I need to make, etc. So it went like that, and I really scored good in GS. Last year also it was 435 marks in GS 1, 2, 3, 4. Hello everyone, my name is Trilok Singh, and this year in CSE 2024 I have secured All India rank 20, and in this video we'll talk about the strategy of ethics paper GS4, because I have increased my marks from 99 to 122, मतलब लगभग 23 नंबर का जो है इंक्रीज़ मैंने इसमें किया है. सो विल टॉक अबाउट दैट. तो एक टाइमलाइन के हिसाब से चलेंगे. पहले हम सोर्सेज की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे वैल्यू एडिशन कैसे कर सकते हैं. देन विल टॉक अबाउट दी वेरियस अप्रोचेज विच कैन बी यूज्ड स्पेशली इन थ्योरी and case study, and then we'll talk about the test series and how to utilize the topper copies. तो सबसे पहले सोर्सेज से स्टार्ट करते हैं. तो क्योंकि मैंने कोई फाउंडेशन नहीं लिया था जीएस के लिए, तो मैं कोई छोटा कोर्स ढूंढ रहा था जो मुझे मिल जाए और एथिक्स के लिए एक बेसिक इंट्रोडक्शन मेरा हो जाए. तो वरुण जैन सर का जब मैंने कोर्स लिया था तो उससे ज़्यादा हेल्प हुई नहीं, क्योंकि 23 में स्कोर काफ़ी कम रह गया और इतना वैल्यू एडिशन भी उसमें नहीं था. तो दो टॉपर्स के मैंने नोट्स फॉलो किए थे, मुस्कान डागर मैम और प्रीति कुमारी जी. उनके हैंड रिटन नोट्स अपलोडेड थे उनके चैनल्स पर. उससे मैंने वैल्यू एडिशन करके बेसिक टॉपिक वाइज नोट्स बनाए कीवर्ड्स पे, चाहे इंटीग्रिटी है, ऑनेस्टी है, थिंकर्स हैं, जो भी वैल्यूज़ हैं, फिर जो गवर्नेंस वाला पार्ट है, चाहे वो करप्शन है, वर्क कल्चर है, ठीक है, उस पर बेसिक नोट्स मैंने बना लिए. और केस स्टडी के लिए मैंने राउज में जो फैज़ान सर हैं उनकी अप्रोच के 1-2 वीडियोज़ मैंने देखे थे कि कैसे आप अप्रोच कर सकते हैं केस स्टडीज़ को. अब बात करते हैं वैल्यू एडिशन कैसे करें इन सोर्सेज से. मान लो आपने कहीं और से लिया है ना, कोई आपने फाउंडेशन कर रखा है कोचिंग से, तो वो आपके नोट्स होंगे, वो इनफ है, सफिशिएंट है. और उसमें वैल्यू एडिशन आप कैसे कर सकते हैं. मान लीजिए न्यूज़पेपर में कोई ऐसा कोट आया है या फिर कोई ऐसी केस स्टडी आई है जिसको आप एथिक्स में कोट कर सकते हैं. जैसे मुझे याद है कि मलाला यूसुफज़ई का एक कोट काफ़ी फेमस है कि स्ट्रॉन्ग नेशंस आर गुड एट क्रिएटिंग वॉर बट बैड एट क्रिएटिंग पीस. तो यही सेम कोट इस साल का जो एक क्वेश्चन था, वेपन्स इंडस्ट्री जो है प्रमोट कर रही है वॉर्स को, उसके इंट्रो में यूज़ हो सकता था. और मान लीजिए कि कहीं पे इकोसाइड को क्राइम बना दिया किसी कंट्री ने, है ना, तो ये आप एनवायरमेंटल एथिक्स में यूज़ कर सकते हो. तो ऐसे न्यूज़पेपर से आपको वैल्यू एडिशन करना है, और ये थ्रू आउट मैंने हर जीएस में किया है. ये एथिक्स में भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है. अब हम बात करेंगे आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी की. थ्योरी में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उनमें कैसे आपको आंसर करना है, और फिर हम बात करेंगे केस स्टडीज़ की. देखिए थ्योरी में आप देखिए 13 क्वेश्चंस आते हैं, 3 आते हैं कोर्ट वाले क्वेश्चंस, फिर जो बचे हुए 10 हैं उसमें से 2-3 अप्लाइड एथिक्स के आ जाएंगे, 3-4 गवर्नेंस के पार्ट से आएंगे, और 2-3 कॉन्सेप्ट्स या थिंकर्स के आते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोर्ट वाले क्वेश्चंस को कैसे आंसर करना है. देखिए कोर्ट वाले क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने के लिए आप पैराग्राफ फॉर्म यूज़ कीजिए, पहले पेज में, आधे पेज में. जैसे इस बार एक क्वेश्चन था कि फेथ एंड स्ट्रेंथ बोथ वर्क टुगेदर, सिर्फ एक चीज़ आपके पास होगी तो वो काम नहीं करती. तो उसमें मैंने हनुमान जी का एग्जाम्पल डाला था कि उनके पास शक्ति थी पर जो इच्छा नहीं थी उनकी, मतलब भूल गए थे अपनी शक्तियाँ, तो फेथ नहीं था. तो उससे मैंने स्टार्ट कर दिया ताकि एग्जामिनर कनेक्ट कर ले उस चीज़ को. फिर आप पॉइंट वाइज आंसर लिख सकते हैं. कैसे, इसमें भी 2-3 अप्रोच होती है. या तो आप लेवल एनालिसिस कीजिए कि कैसे इंडिविजुअल फेथ अगर रखेगा तो आगे बढ़ सकता है, सोसाइटी कैसे फेथ रख सकती है, इकोनॉमी में अगर स्ट्रेंथ नहीं है पर फेथ है तो उसमें हम क्या रिफॉर्म्स ला सकते हैं. समझ रहे हो आप. लेवल एनालिसिस करके उसी कोर्ट को आपको मतलब एग्जाम्पल वाइज समझाना है. दूसरी अप्रोच होती है एसडीजी अप्रोच. मान लीजिए कि आ गया कि गांधी जी का कोई कोट है कि विमेन अगर प्रोग्रेस नहीं करेंगी सोसाइटी में तो कुछ नहीं हो सकता. तो आप बताइए कि पॉवर्टी वुमेन की प्रोग्रेस से कैसे हट सकती है, हंगर, हेल्थ की बात कीजिए, जेंडर इक्वालिटी की. तो ऐसे आपको एक फ्रेमवर्क्स बनाने पड़ेंगे कि उस कोट को पहले आप एक्सप्लेन कीजिए थोड़ा फिलोसॉफिकल वे में एग्जामिनर को, ताकि लगे कि आप समझ चुके हो उस चीज़ को, और फिर आप उसका एनालिसिस कीजिए. फिर दूसरे टाइप के क्वेश्चन में चलते हैं जो कि होते हैं अप्लाइड एथिक्स के. अप्लाइड एथिक्स 3-4 तरह की होती है. या तो एनवायरमेंटल होगी,
या फिर वेपन्स से रिलेटेड हो सकती है, मतलब वॉर एंड पीस। तीसरी मेडिसिन जो बायोलॉजी की फील्ड है उससे भी रिलेटेड हो सकती है एथिक्स। तो इसमें आपको कुछ फ्रेमवर्क्स बनाने पड़ेंगे। जैसे मेडिकल फील्ड का कोई क्वेश्चन है तो आप उसमें हिपोक्रेट्स ओथ आपको पता होनी चाहिए, कुछ कोट्स आपको पता होने चाहिए, इमैनुअल कांत का एंड्स मीन्स आप यूज़ कर सकते हो। एनवायरनमेंट का कुछ होगा तो लोकल एग्जांपल्स यूज़ कर सकते हो आप। जैसे हमारे राजस्थान में बिश्नोई सेक्ट है तो वो एनवायरमेंटलिज्म को काफ़ी मानते हैं, वो एग्जांपल या वो थ्योरी आप यूज़ कर सकते हो। या फिर नीड एंड ग्रीड वाला जो गांधी जी का कॉन्सेप्ट है, या फिर शूमैकर का जो कोट है स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। तो ये चीज़ें आपको पहले से इकट्ठा करके रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि इस पैटर्न पर क्वेश्चन आ रहा है। फिर हम बात करते हैं जो गवर्नेंस वाले क्वेश्चंस हैं, चाहे वो करप्शन पे हो, वर्क कल्चर पे हो, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी पे हो। इसमें आर्टिकल्स और जो भी आपको लॉ पता है वो तो यूज़ आपको करना है। ये मैंने आदित्य श्रीवास्तव जी जो एयर 1 थे उनकी कॉपी से सीखा था कि कैसे हमें ये नहीं सोचना कि यार ये तो एथिक्स का पेपर है, इसमें हम आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे, पर आप कर सकते हैं। फिर जो छोटी छोटी वैल्यू एडिशन की चीज़ें होती है, चाहे वो फ्लो चार्ट हो, जैसे कि एक प्रायोरिटी बार ग्राफ बनाना शुरू किया था आदित्य सर ने अपनी केस स्टडीज़ में, कि जो मेरे सामने प्रॉब्लम्स हैं उसको मैं प्रायोरिटी वाइज कैसे एड्रेस करूं, कि सबसे पहले ये प्रायोरिटी होगी, फिर उसको बार को आप छोटा करते जाओ कि मेरी प्रायोरिटी ऐसे डिक्रीज़ होंगी। ऐसे कुछ इनोवेटिव चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो होगी स्ट्रैटेजी थ्योरी पार्ट की। फिर हम चलते हैं केस स्टडी के पार्ट पे। अगर आप देखेंगे तो 6 केस स्टडीज़ आती हैं और 6 का एक पैटर्न रहता है। एक आएगी ह्यूमन रिलेशंस पे, है ना, वर्क कल्चर पे कुछ, एक आती है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे, एक आती है अप्लाइड एथिक्स की, एक आएगी एडमिनिस्ट्रेशन की कोई प्रॉब्लम होती है। तो हर एक केस स्टडी की एक अप्रोच जो है वो आप बना लीजिए कि ह्यूमन रिलेशन का आएगा तो मैं हमेशा ये थ्योरी की चीज़ें यूज़ करूँगा। थ्योरी कैसे इंटीग्रेट करें केस स्टडी में, इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आप लिख रहे हैं कि ये मेरा कोर्स ऑफ एक्शन है। मान लीजिए आपको बजरी माफिया या सैंड माफिया के खिलाफ एक्शन लेना है, तो व्हाट इज़ द वैल्यू विच इज़ गाइडिंग दैट एक्शन। आप लिख दीजिए कि प्लेटो के 4 कार्डिनल वर्च्यूज़ में से जो करेज की वैल्यू है वो मेरे इस एक्शन को गाइड कर रही है। या फिर जो गीता में मेरा स्वधर्म है कि मेरे को अपनी ड्यूटी को फॉलो करना है, मेरी जो कॉन्स्टिट्यूशनल ओथ है उसे मुझे अपहोल्ड करना है। तो कोर्स ऑफ एक्शन में थ्योरीज आ सकती है, एथिकल डिलेमा में आ सकती है, जब आप प्रोज एंड कॉन्स लिखते हो तब आ सकती है। जैसे आप लिख सकते हो कि दिस एक्शन ऑफ माइन विल वायलेट द कांतिज्म प्रिंसिपल ऑफ मीन्स ओवर एंड्स, है ना। ऐसे करके आप थ्योरी को इंटीग्रेट करते रहोगे केस स्टडी में, तभी आपके मार्क्स लाने की जो है प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। फिर एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा जिससे केस स्टडी में नंबर बढ़ सकते हैं, वो है लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना। देखिए, एथिक्स के पेपर में चेक हो रही है कि आपके एडमिनिस्ट्रेशन में क्या वैल्यूज़ हैं। तो अगर आप किसी प्रॉब्लम का सिर्फ शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन देके आ गए तो अच्छा नहीं लगेगा। कोई लॉन्ग टर्म देता है तो वो ज़्यादा मार्क्स फेच करेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, इस बार एक क्वेश्चन आया था कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज़ फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ एक्यूट वाटर शॉर्टेज, और फार्मर्स जो हैं उनको मना कर दिया कि आप पानी कम यूज़ करो, पर इंडस्ट्रियलिस्ट को नहीं बोला। तो अगर आप रिएक्टिव अप्रोच रखोगे तो आप बोलोगे कि ठीक है पानी के टैंकर मंगवा देंगे दूसरी डिस्ट्रिक्ट से। पर अगर आप लॉन्ग टर्म सोचो तो आप जो ऐसी प्रैक्टिसेस हैं फार्मिंग की जो एफिशिएंट है वाटर यूज़ में, उनको प्रमोट करेंगे। आप इंडस्ट्रियलिस्ट को बोलेंगे कि आप सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सेटअप करो, है ना। तो वाटर यूजेज को कैसे लॉन्ग टर्म में आप कम कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है उसमें, तब आपका एक अच्छा आंसर बन सकता है। तो अभी हमने देखा थ्योरी और केस स्टडी को कैसे आंसर करना है। अब हम बात करेंगे कि कैसे टेस्ट सीरीज़ को आप यूटिलाइज कर सकते हो। जब भी आप कोई, एक तो आपको है ना अप्रोच बनानी पड़ेगी। कुछ बच्चे होते हैं जो केस स्टडीज़ को पहले करते हैं और फिर थ्योरी में जाते हैं, पर मेरा ये मानना है कि थ्योरी में क्योंकि आपको दिमाग ज़्यादा चलाना पड़ता है ना, क्योंकि क्वेश्चंस थोड़े सरप्राइजिंग होते हैं, पर केस स्टडीज़ का एक जनरल पैटर्न रहता है। तो आप थ्योरी को पहले अटैम्प्ट कर सकते हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं जाता, और आपको सेट करना है कि यार मैं इतने टाइम में कर लूँगा। मान लीजिए 6 केस स्टडी हैं, 15 मिनट अलॉट करो तो 90 से 100 मिनट आपको वहाँ चाहिए, और 80 से 85 मिनट में आपको थ्योरी के क्वेश्चंस करने हैं। और क्योंकि आपका माइंड भी फ्रेश रहता है स्टार्ट में, तो थ्योरी के क्वेश्चंस अच्छे से आप अटेम्प्ट कर पाते हो। तो ये स्ट्रैटेजी आपको डिसाइड करनी है। टेस्ट सीरीज़ के यूटिलाइजेशन के लिए या तो सेम चीज़ वही है कि रिवाइज आपने कर लिया और फिर आप टेस्ट दे दो, ताकि आपको पता चल जाए कि क्या आपका पैटर्न है। जो चीज़ें आपने सोची थी, जो भी वेन डायग्राम है, फ्लो चार्ट है, प्रायोरिटी बार ग्राफ है, या फिर जो पैरा प्लस पॉइंट्स की अप्रोच है, या फिर आप गवर्नेंस वाले क्वेश्चन में आर्टिकल्स यूज़ कर पाए कि नहीं, वो आप कर रहे हो कि नहीं, वो चेक करने के लिए टेस्ट सीरीज़ दो। स्कोर को ज़्यादा दिल से नहीं लगाना, उन चीज़ों को चेक करने के लिए आप टेस्ट अटैम्प्ट कर सकते हो। PYQs की बात करते हैं। PYQs काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो PYQs में कॉन्सेप्ट होते हैं वो जनरली रिपीट होते हैं, और जो PYQs के मॉडल आंसर या सॉल्यूशन है उनको भी आप नोट्स में इंटीग्रेट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि गुरु नानक जी पे क्वेश्चन आया है, तो उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो आप कभी और यूज़ कर सकते हो।
ठीक है। जो कोर्ट के क्वेश्चंस आते रहे हैं एथिक्स के पेपर में, उनका एक कंपाइलेशन बना लो, और कोई भी क्वेश्चन आता है और उसमें अगर कोर्ट वो फिट बैठ रहा है, ठीक है, जैसे इंटीग्रिटी इज़ व्हेन नो वन इज़ लुकिंग, फिर भी हम राइट थिंग कर रहे हैं, C.S. लुइस का एक कोट है, उसको आप कभी बाद में इंटीग्रिटी का क्वेश्चन आता है तो वहाँ यूज़ कर सकते हो, तो एग्जामिनर को लगेगा कि यार इसने PYQ स्टडी कर रखा है, ठीक है, तो वो भी एक तरीके से आपका सोर्स एक्ट कर सकता है। तो एथिक्स में हमने मोटा मोटी बात कर ली कि क्या आपके सोर्सेज होने चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होगी हर पेपर की, हर सेक्शन की, और उसमें भी काफ़ी डिटेल्ड हमने टाइप्स देखे कि किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं और उसे कैसे आंसर करना है। बाकी डिस्क्रिप्शन में जो है मेरा चैनल लिंक है, उस पर मैंने स्ट्रैटेजी डाल रखी है, और मैं अपने नोट्स भी अपलोड करूँगा प्रीलिम्स के बाद, तो वो भी आप एक बार देख सकते हैं। उसमें मैं और अच्छे से एक सेशन ले लूँगा कि कैसे आप इंटीग्रेट कर सकते हैं नोट्स को और आंसर में उतार सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, और न्यूज़पेपर का यूज़ करना है वैल्यू एडिशन के लिए। तो अभी हम बात करते हैं कि जो बिगिनर्स हैं, जो जस्ट एथिक्स की प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए क्या टाइमलाइन होनी चाहिए। सोर्सेज की जो है हमने बात कर ली है, बट टाइमलाइन और जो कुछ चीज़ें ऐसी है, क्योंकि एथिक्स एक काफ़ी फिलोसॉफिकल टाइप की चीज़ है, मतलब थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट है, तो उसको समझने के लिए क्या चीज़ें हो सकती है जो एक सेल्फ स्टडी करने वाला स्टूडेंट यूज़ कर सकता है। तो सबसे पहले अगर आप 2-3 महीने, अगर आप 5 से 6 घंटे रोज़ दे रहे हैं और साथ में कोई और चीज़ आप पढ़ रहे हैं, तो जनरली आप एथिक्स का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अब आप देखिए कि एक यूट्यूब पे प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जिसकी हम लिंक अटैच कर देंगे। हार्वर्ड के प्रोफेसर थे माइकल सैंडल, उनके कुछ 8 से 10 वीडियोज़ हैं। वो सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, पर उन कॉन्सेप्ट्स को आप समझ पाओगे बहुत ईजिली उन वीडियोज़ को देखने के बाद। सेकंड, अगर हम देखें तो इंडियन एक्सप्रेस में एक रेगुलर आर्टिकल आता है, वीकली और मंथली भी 3-4 बार आ जाता है वो। उसमें एथिक्स के कॉन्सेप्ट्स की बात होती है रियल लाइफ से कनेक्ट करके। वो अगर आप डेली पढ़ते हैं तो आप पे कॉन्सेप्ट्स पे जो पकड़ है वो बन सकती है। तो जो आपके बेसिक नोट्स हैं, उनके साथ साथ अगर आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, क्योंकि एथिक्स में जब तक एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप होती, आंसर लिखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। फिर हम बात करते हैं क्या ऐसी मिस्टेक्स जो थी जो मैंने लास्ट टाइम की, जिसकी वजह से सिर्फ 99 के स्कोर पे मैं अटक गया था। देखिए, पहली चीज़ तो ये थी कि जो थ्योरी का पार्ट था उसमें मैंने अच्छे से इंटीग्रेट नहीं किया जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं। मतलब मैं मैकेनिकल आंसर लिख रहा हूँ, मान लीजिए कोई कोट का क्वेश्चन है, जॉन लॉक का एक कोट आया था, उसमें मैंने GS2 टाइप आंसर लिख दिया है ना। फिर प्रेजेंटेशन मेरी अच्छी नहीं थी, और 1-2 जो क्वेश्चंस थे उनको मैंने मिस इंटरप्रेट कर लिया था। जैसे सोशल कैपिटल का एक क्वेश्चन था, वो मैं समझ नहीं पाया था। अनड्यू इन्फ्लुएंस एंड कोवर्जन का जो डिफरेंस है और उसको कैसे एथिक्स से इंटीग्रेट करना था, वो मैं भूल गया था। तो एक अप्रोच मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो आपकी एथिक्स की जर्नी को काफ़ी आसान बना देगी। एथिक्स का पेपर, इट इज़ ऑल अबाउट 3 थिंग्स: एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। सो व्हाट इज़ एथिक्स? कोई वैल्यू होती है, जैसे ट्रांसपेरेंसी। एंड व्हाट इज़ इंटीग्रिटी? द विल टू फॉलो इट, है ना, कि जो आपको उस चीज़ को करना ही करना है। तो उसके लिए आप देख सकते हो RTI एक्ट हमने बना रखा है। एंड व्हाट इज़ एप्टीट्यूड? द स्किल्स विच अ पर्सन और एन एडमिनिस्ट्रेटर नीड्स टू फॉलो दीज थिंग्स, है ना। एथिक्स को अगर आपको रियल लाइफ में उतारना है तो उसके लिए एक एप्टीट्यूड चाहिए। वो कैसे आता है? RTI एक्ट में रेगुलर अमेंडमेंट्स हुए हैं, जन सूचना पोर्टल का इनोवेशन हुआ है, या फिर जो एडमिनिस्ट्रेटर की विल होती है उसे यूज़ करने की। तो ये EIA का ही सब कुछ है। मतलब इन तीनों कॉन्सेप्ट से ही पूरे एथिक्स का पेपर आप कर सकते हो। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, ऑलवेज थिंक अबाउट दीज 3 कॉन्सेप्ट्स, और इन लाइंस पे अगर आप सोचोगे तो एक आंसर निकल के आपका आ सकता है। फिर जो है हमने बात कर ली कि नोट्स की, अगर हमने बात की थी पहले भी, उसमें आप नोट्स बना लीजिए। केस स्टडी में आप पहले से एथिकल इश्यूज़ की एक लिस्ट बना लो, एथिकल डिलेमास की लिस्ट बना लो कि एडमिनिस्ट्रेटिव केस स्टडी में क्या एथिकल डिलेमास होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वर्सेस पर्सनल रिलेशंस, ट्रांसपेरेंसी वर्सेस एफिशिएंसी, एनवायरमेंटलिज्म वर्सेस एंथ्रोपोसेंट्रिज्म। ऐसे एथिकल इश्यूज़ की एक लिस्ट बना लो आप, डिलेमास की, और कुछ कुछ एग्जांपल्स आप यूज़ कर लो, चाहे वो रिलीजन की फील्ड से हो, स्पोर्ट्स की फील्ड से हो। तो वो जो अब नोट्स मैंने अटैच किए हैं डिस्क्रिप्शन में, उसमें आपको पता चल जाएगा कि हर फील्ड से कैसे आप एग्जांपल ले सकते हो। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं और जो EIA के कॉन्सेप्ट की हमने बात की, ये आपको काफ़ी हेल्प कर सकती है। टेस्ट सीरीज़ की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, बट PYQ आपको सॉल्व करने हैं, और अगर आपको वो इवेल्युएट करवाने हैं और आपके पास पीयर ग्रुप नहीं है, तो काफ़ी सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, है ना, जैसे कन्वर्ट IAS है, या फिर ChatGPT के थ्रू आप एक ओवरव्यू अपना ले सकते हो आंसर्स का। तो ये एक सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट्स के लिए सफिशिएंट रहता है कि एक बार आप PYQs कर लो, उनको पीयर ग्रुप के थ्रू या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू एवेल्युएट करवा लो, और जो थ्योरी की अंडरस्टैंडिंग आप ले लो, उसके लिए जो मैंने 2 सोर्सेज बताए थे, और EIA के कॉन्सेप्ट को आपको दिमाग में रखना है। इससे आपका स्कोर जो है बूस्ट हो सकता है। और ऐसे ही अगर आपको इंसाइट्स चाहिए, सब्जेक्ट स्पेसिफिक, GS स्पेसिफिक, इंटरव्यू स्पेसिफिक, तो DKT से आप जुड़े रहिए। Thank you for coming on Delhi Knowledge Track.